अच्छा जी, अब ये है क्वेश्चन और इसको हम करते हैं, बल्कि ये करने वाला नहीं है, मतलब ये डिस्कस करने वाला ही है। अच्छा जी, सबसे पहला पॉइंट देखें, मिस्टर अशरफ मेड द फॉलोइंग डोनेशन ड्यूरिंग द इनकम ईयर। 20 लाख रुपए जो है इन्होंने रिलीफ फंड में स्पॉन्सर कर दिया। इस ये जो ट्रांजैक्शन है इस पे कैलकुलेट कर सकते हैं हम रिबेट? पढ़ें, सारे बच्चे पढ़ लें। क्यों कर सकते हैं? क्या रिलीफ फंड में दिया? और कोई वजह? रिलीफ फंड अगर स्पॉन्सर किया हुआ है, ये मेन पॉइंट है। रिलीफ फंड तो कोई भी हो सकता है। अगर इमरान खान प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है और वो कोई सैलाब फंड अनाउंस करता है और आप उसमें डोनेशन करते हैं तो वो होगा। आज वो ऑस्टेड है, ऑस्टेड प्राइम मिनिस्टर है, आज वो कोई रिलीफ फंड अनाउंस करता है और गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं करती और आप उसमें डोनेशन देते हैं तो वो नहीं रिबेट कैलकुलेट कर सकते। अच्छा, सेकंड पॉइंट आप बताइएगा मैडम। अच्छा, अब इसमें कौन बताएगा कि इसमें, सब पहले पढ़ लें अच्छी तरह इसको। क्या बताने की इसमें रिबेट होती है? पढ़ लिया, समझ आ गया? आपको भी आ गया? चलें, आप पहले तो ये बताएं कि इस पे रिबेट कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? 4 साल इस्तेमाल होंगे ना, तो उसमें तो 5 साल की बात होती है। अप टू 5 ईयर था और ये रिबेट की कैलकुलेट करने की कंडीशन है ही नहीं कि वो 4 साल यूज़ हो गया 5 साल यूज़ हो, तो आप अभी इसमें नहीं पढ़े। मेरा सवाल ये है कि क्या इस डोनेशन के ऊपर रिबेट में ये फॉल करती है या नहीं करती? क्यों नहीं करती? क्यों करती है? गुड। उसमें आगे उसमें क्या लिखा है पेपर में? इतनी वो बात लिखेगा, अप्रूव्ड है। इंस्टीट्यूशन के आगे उसमें ब्रैकेट में लिख दिया अप्रूव्ड, तो उसका क्या मतलब है कि भाई वो इंटाइटल्ड है रिबेट लेने के लिए। अच्छा, अब इसमें किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? इसमें इसने कितनी सारी अमाउंट्स दे दी हैं? 2 अमाउंट्स दे दी हैं इसने। फेयर मार्केट वैल्यू दे दी है 6 लाख रुपए, कॉस्ट प्राइस दे दी है और उसने कहा 4 साल यूज़ किए उस बंदे ने। क्या? 6 लाख फेयर मार्केट वैल्यू है। अब रिबेट के लिए हम कौन से अमाउंट, 6 लाख ले लूँ? नहीं सर, जो 8 लाख है उसके ऊपर होगा ना 10% डिडक्ट होता रहेगा। 10% डिडक्ट कर लूँ मैं 8 लाख का स्ट्रेट लाइन से, तो 80,000 80,000 80,000 4 दफ़ा, तो ये हो गया कोई 3,20,000 रुपये। 4 साल है ना, 3,20,000 रुपये, तो माइनस कर दूँ तो 4,80,000 रुपये बचा। तो रिबेटेबल अमाउंट कितनी हो गई? 4,80,000 रुपये। हाँ, या तो 4,80,000 रुपये या फिर 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम क्या है? 8 मिलियन। 8 मिलियन का 30%। अभी रुक जाओ, अभी देखो, पहले भी उसने एक डोनेशन की है, वो 20 लाख की एक डोनेशन की है, 4,80,000 की एक और डोनेशन कर दी है। अभी तीसरी को देखते हैं। सर दोबारा बोलिए, आपने क्या बोला? 8 लाख के ऊपर वो करेंगे ना, 10% कट करेंगे। हाँ हाँ, तो 4,80,000 रुपये का अमाउंट निकला है, बिल्कुल यहाँ तक रखें। तीसरे पे वो कंफ्यूज करने के लिए दिए, वो कंफ्यूज करने। फेयर मार्केट वैल्यू हम कब यूज़ करेंगे? अदर आइटम्स में, कार में, इंपोर्टेड आइटम में, कोई नई चीज़ खरीदी कि दे दिया आपने, उसमें फेयर मार्केट वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे। आपके यूज़ में कोई अदर आइटम है नहीं, वो तो मैंने बोल दिया था। नॉर्मली जो होता है, प्रैक्टिकली होता है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में हम नहीं करते हैं। अभी हमारे पास था, लास्ट टाइम हमने ऑफिस चेंज किया तो हमारे वो फर्नीचर था बहुत सारा, हमने वो डोनेशन कर दिया। अदर आइटम फेयर मार्केट वैल्यू को यूज़ करेंगे हम उसके लिए। सही है। घर के अंदर आपका ओवन है या पंखे हैं, वो अक्सर ईदी में दे देते हैं आप। इक्विपमेंट है, तो आप अब कपड़ों को क्या फेयर मार्केट वैल्यू पे आप करेंगे? उसकी ना कोई रिसीट बनाएगा ना कुछ।
हाँ मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन लेना, अब आप कपड़े अगर इंडस हॉस्पिटल को ले जाके देंगे तो वो बोलेगा मैं क्या करूं भाई, ले जाओ उसको वापस किसी मेड वगैरह को दे दो, और मेड को दोगे तो फिर आप रिबेट कैलकुलेट नहीं कर सकते। अच्छा, अब तीसरा आइटम सी देख लें, मेडिसिन टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल। अब बताएं मैडम, ये होगी रिबेट कैलकुलेट? अनअप्रूव लिखा हुआ है, गेम ही खत्म हो गई इसकी। अच्छा, अब रिबेट कैलकुलेट करने के लिए उसकी इनकम कितनी है? 8 मिलियन, 8 मिलियन इनकम हो गई। अब नीचे नीचे लिखा हुआ है, सही है ना, नजर आ गया। 8 लाख रुपए उसने कमाए हैं पूरे साल के अंदर। अब आप जरा बताइएगा, हमने ऊपर पढ़ा था, ओ सॉरी 8 मिलियन 80 लाख रुपए, 80 लाख रुपए कमाए हैं। हमने ऊपर पढ़ा था कि हमें दो अमाउंट्स चाहिए, हम कंपैरिजन करेंगे लोअर ऑफ का, एक डोनेशन की अमाउंट और दूसरा आपकी 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, और कंपनी के केस में 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। यहाँ कंपनी की कोई बात नहीं है, मिस्टर अशरफ है, मिस्टर अशरफ का नाम लिख के मतलब इंडिविजुअल है, तो 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। अब 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम कैसे निकलेगी? 80 लाख का 30% ले लेंगे तो वो कितना हुआ? 8 लाख 8 लाख 16 और 24 लाख रुपए, 24 लाख रुपए हो गया। और रिबेट उसने कितनी दे दी है, ओ सॉरी डोनेशन कितनी दे दी है उसने? 20 लाख एक और 480 एक, 24 लाख 80 हजार रुपए। टैक्सेबल इनकम का 30% कितना हो रहा है? 24 लाख रुपए। लोअर ऑफ कौन सी अमाउंट हुई? 24 लाख। तो रिबेट के लिए एलिजिबल अमाउंट कौन सी हो गई? 24 लाख रुपए। सही है। अब रिबेट किस तरह कैलकुलेट होगी? 80 लाख के ऊपर आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे करेंगे? चार्ट से करेंगे। ये साहब कौन है? अशरफ है। इनके पास 80 लाख रुपए आया कैसे है? सैलरी इनकम से आया। सैलरी चार्ट देखेंगे, 80 लाख के ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकाल लेंगे। टैक्स लायबिलिटी निकल के आ गई। जस्ट सपोज 80 लाख पे टैक्स लायबिलिटी निकल के आई 20 लाख रुपए। एवरेज रेट 20 लाख डिवाइडेड बाय 80 लाख रेट आ गया, मल्टीप्लाई बाय 24 लाख, एक अमाउंट निकल के आ गई। वो जो अमाउंट निकल के आई है वो टैक्स लायबिलिटी से माइनस हो जाएगी। देख लेते हैं अब। सबको नजर आ रहा है? आपको आप आ जाए, यहाँ आ जाए। अच्छा अच्छा, तो यहाँ आ जाए। आपको नजर मेरे ख्याल में प्रॉब्लम हो रही होगी। इसमें कोई सवाल? मैं मेन क्वेश्चन को बोर्ड पे कराना चाह रहा हूँ। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ना वर्बली समझा के अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाए। हुआ क्या है, अगर किसी को नहीं समझ आया तो बता देता। उसने चार्ट देखा जो हम देख चुके हैं। उस चार्ट में उसको पता चला कि 60 लाख के ऊपर जो है वो फिक्स्ड अमाउंट है, रिमेनिंग 20 लाख के ऊपर जो रेट आ रहा है वो 32.5 आ रहा है। नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी उसने कैलकुलेट कर ली। ये हमने पहले से उसने चेक कर लिया। 24 लाख रुपए जो है वही एलिजिबल अमाउंट है। टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय 24 लाख एलिजिबल अमाउंट ऑफ कैलकुलेटिंग रिबेट। ये अमाउंट आ गई। इस अमाउंट को माइनस कर दिया टैक्स लायबिलिटी में से, देन यू विल गेट योर फाइनल टैक्स लायबिलिटी विच यू विल हैव टू पे। कोई कंफ्यूजन? हाँ, 4,96,500। कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल हो तो आप बताएं ताकि फिर हम आगे बढ़ें। अच्छा जी, अरे ये क्या हो गया यार, ये तो काम खराब है। अच्छा जी, डोनेशन की कैलकुलेशन आपको क्लियर हो गई। अच्छा, अब एक चीज़ होती है
प्रोविडेंट फंड, जो लोग जॉब करते हैं उनको पता होगा, प्रोविडेंट फंड कैलकुलेट होता है आपकी एक ग्रॉस इनकम, ग्रॉस सैलरी होती है। ग्रॉस सैलरी का 66% जो होता है वो बेसिक सैलरी होती है। उस 66.66% का 10% जो होता है वो प्रोविडेंट फंड में चला जाता है, और इतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर अपने एंड से डालता है प्रोविडेंट फंड के अंदर, तो एक अमाउंट चला जाता बन जाता है। उस अमाउंट को जो एम्प्लॉयर है वो अपने पास रखता है और किसी न किसी फंड में इन्वेस्ट कर देता है, किसी वेरी लो रिस्क एवेन्यूज़ के अंदर वो इन्वेस्ट कर देता है, उससे कुछ प्रॉफिट आता है, वो आपको मिल रहा होता है, तो आपको एक बेनिफिट मिलता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन नहीं इन्वेस्ट करती, वो अपने पास सेव रखती हैं, और जब आप जा रहे होते हैं तो आपको दे देती हैं। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट कर देती है। तो इस तरह का कोई भी फंड, अच्छा इसमें भी कैटेगरीज होती हैं, अप्रूव्ड पेंशन फंड, अनअप्रूव्ड पेंशन फंड, वो अगले चैप्टर में आएगा। अभी आप इतना समझ लें कि ये जो रिबेट है, अगर आप किसी ऐसे अप्रूव्ड पेंशन फंड का पार्ट है, सॉरी मैंने आपको प्रोविडेंट फंड बता दिया था, ये पेंशन फंड है। पेंशन फंड समथिंग एल्स, वो होता है कि आपकी सैलरी में से एक बहुत छोटा सा अमाउंट डिडक्ट हो रहा होता है, और जब आप रिटायर हो जाते हैं तो फिर आपको हर महीने एक एन्युटी की शक्ल में पैसे मिल रहे होते हैं। मैंने प्रोविडेंट फंड एक्सप्लेन कर दिया था। चश्मा अभी तक बना नहीं है ना, तो मुझे आगे पीछे नज़र आ जाता है, चीज़ें सही तरह नज़र नहीं आता। आज इंशाल्लाह बनवा लूँगा। तो पेंशन फंड के अंदर अगर आप किसी ऐसे पेंशन फंड का पार्ट है, या उसमें आपने कंट्रीब्यूट किया है, ये जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं ये भी इस तरह की स्कीम्स दे रहे होते हैं कि भाई ये पेंशन फंड है, हर महीने आप हमें 5,000 रुपये दे दिया करें, जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपके बच्चे अगर आपको निकाल दें घर से, तो हम आपको महीने का 20-25 हज़ार रुपये देते रहेंगे ताकि आप खा पी लें, जिंदा रह सकें। तो अगर आप किसी ऐसे फंड का पार्ट हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या वॉलंटरी अपने इटसेल्फ, तो आप ये रिबेट कैलकुलेट कर सकते हैं। जितना आपने पूरे साल में इसमें कंट्रीब्यूट किया, या तो 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम जो भी लोअर ऑफ होगा वो इस रिबेट के लिए एलिजिबल होगा। एवरेज रेट ऑफ टैक्स इसी तरह अप्लाई करेंगे और वो अमाउंट निकाल लेंगे। अब कौन कौन किस तरह के लोग इसमें एलिजिबल होंगे, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल अंग्रेज़ी है, आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। नहीं आए तो आप मुझसे पर्सनल में पूछ लें, मैं आपको वो पॉइंट बता दूंगा। हम इसमें थोड़ा सा टाइम कम लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम जल्द से जल्द, मैं थोड़ा सा कट इस वजह से करूँ कि आपने 20 नंबर निकालने हैं इधर से, 20 से ज़्यादा नहीं निकालने। तो CSS पढ़ाऊँ आपको, CA के लिए तैयार नहीं करना। अच्छा, अब ये होती हैं डिडक्शंस टू अराइव एट टैक्सेबल इनकम। अभी हमने पढ़ी रिबेट्स। मैंने आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करते हुए बताया था कि रिबेट्स आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम करती हैं, डिडक्शंस आपकी टैक्सेबल इनकम को कम करती हैं। हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ना सारी, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम रेवेन्यू में से माइनस कर रहे होते हैं, तो हमारा नेट इनकम कम पे इम्पैक्ट आ रहा होता है डायरेक्ट। अभी हमने जितना कुछ पढ़ा उससे हमारी टैक्सेबल इनकम पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा था, वो एक ही जगह। अभी हमने 80 लाख वाला भी पढ़ा, 80 लाख तो अपनी जगह से नहीं हिला ना, 80 लाख ही था। जो उस पर टैक्स कैलकुलेट हुआ था वो कम हो गया। मैं फिर भी दिखा देता हूँ, ये देखें, पहले कितना टैक्स निकल के आया था, 16,55,000 रुपये देना था उसने 80 लाख रुपए में से। उसने रिबेट कैलकुलेट किया, अब उसने कितना टैक्स देना है, 11,58,500 रुपये। अगर तो यहाँ कोई डिडक्शन होती तो ये जो 80 लाख है ये 75 लाख हो जाता, 70 लाख हो जाता, और फिर हम 70 लाख के ऊपर एक टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते, फिर उसमें से रिबेट कैलकुलेट करके कम करते। तो ज़्यादा बेनिफिशियल क्या चीज़ है, रिबेट या डिडक्शन? डिडक्शन ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हर बंदा चाहेगा कि मैं डिडक्शन को पहले अवेल करूं, ताकि मेरा जो टैक्स स्लैब है, इनकम ही कम हो जाए तो टैक्स स्लैब ही कम हो जाएगा, तो टैक्स स्लैब कम हो जाएगा तो ऑटो टैक्स लायबिलिटी कम आएगी, और फिर मैं रिबेट कैलकुलेट करूंगा तो इम्पैक्ट ही बड़ा डिफरेंट आएगा। इट्स अ सिंपल मैथ, बेसिक। अच्छा, तो ये डिडक्शन हम अपनी इनकम फॉर्म, इन सब सैलरी के अलावा
इन सब की सेपरेट भी डिडक्शंस आपके इन सब के चैप्टर्स के अंदर भी डिस्कस हो रही होंगी डिडक्शन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की भी डिस्कस होंगी, सब की होंगी। फिलहाल ये वो हैं जो मोस्ट बेसिक हैं और हर जगह एप्लीकेबल है, सबके साथ, मतलब सब हेड्स के अंदर ही एप्लीकेबल है। सबसे पहले हम ज़कात, मैंने बोला वो अलग कर देता है, डोनेशन और ज़कात को अलग करता है, तो यहाँ ज़कात की बात आएगी। अगर आपने ज़कात किसी को दिया अंडर उशर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 2001, यही है ना, मैं अपना भी थोड़ा सा याद कर लेता हूँ। नहीं, सेक्शन 60 है, वो तो इनकम टैक्स का सेक्शन 60 है। ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस जो है वो 2001 ही है, इसका एक सेपरेट ऑर्डिनेंस है पूरा, जिसमें वो ज़कात को एक्सप्लेन कर रहा है कि ज़कात क्या है, कहाँ कहाँ दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, तो ये मामला है। तो वैसी ज़कात अगर आप किसी को देंगे तो आप जो है अपनी डिडक्शन उसको क्लेम कर सकते हैं। मतलब आप फ़ैज़ान मदीना या दारुल उलूम में देंगे तो आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। अगर देख लीजिएगा ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस में वो फॉल कर रहे हैं तो फिर आप कर सकते हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है, मैंने देखा नहीं है कि वो फॉल नहीं करते होंगे। गवर्नमेंट को साल के आखिर में आपकी कट जाती है अकाउंट में, जल्दी जल्दी लोग पैसे निकाल लेते हैं, वो जो ज़कात कटती है वो आप क्लेम कर सकते हैं एज अ डिडक्शन। बैतुल माल को दिया है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डैम वैम फंड वाले में कोई ज़कात की अगर कैटेगरी आ रही है तो वहाँ दी है तो फिर आप क्लेम कर सकते हैं। बहरहाल ये भी आपका सब्जेक्ट मैटर नहीं है, इनकम से डायरेक्ट डिडक्ट हो जाएगी। तो आपको वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता, वो सिर्फ इतनी लाइन लिखेगा, ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, तो आप उसको समझ जाएंगे ये लेसेबल है। वो आपको कह देगा कि आपने अपने खाला के बेटे को ज़कात दिया तो आप समझ जाएंगे नहीं होगी, तो इसी तरह समझना बस आपने। दूसरा है वर्कर्स वेलफेयर फंड के अंदर अगर आपने कुछ पार्टिसिपेट किया है, ये ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी लेबर के लिए एक इम्प्लीकेशन होती है उनके ऊपर कि इस फंड के अंदर उन्होंने एक सर्टेन अमाउंट डालनी होती है हर साल, तो वो अगर उस ऑर्गेनाइजेशन ने डाली है तो उसको अपनी डिडक्टेबल अमाउंट में ले सकती है। वर्कर्स वेलफेयर फंड एक गवर्नमेंट का एक फ़ंड है जो उसने लेबर क्लास के लिए इस्टेब्लिश किया हुआ है कि इनकी डेवलपमेंट, इनके प्रॉब्लम्स या इनको सपोर्ट करने के लिए इसमें से हम पैसा निकालेंगे। अब वो बेसिकली उसके प्रोसीजर्स क्या हैं, लॉज क्या हैं, वो मुझे भी नहीं पता। नहीं, उनको ज़कात नहीं, ज़कात की तो बात हो गई, ज़कात की तो बात ख़त्म हो गई। वर्कर्स वेलफेयर फंड के अंदर अगर कोई आपने पार्टिसिपेशन की है, उसमें कुछ पैसे दिए हैं, तो वो डायरेक्ट डिडक्शन है, आप अपनी इनकम में से डायरेक्ट कर सकते हैं। वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड अंडर प्रोविंशियल लॉज, इसके अंदर भी किए तो आप कर सकते हैं। एजुकेशन एक्सपेंसेस, आपने अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर जो एक्सपेंस किया है उसको आप माइनस कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक वर्किंग है, वो अभी हम देख लेते हैं। इन दोनों के अंदर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसी तरह लिख कर देगा वो आपको नहीं बोलेगा कि मुझे वर्कर वेलफेयर फंड क्या होता है या वर्कर पार्टिसिपेशन फंड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मुझे बताओ, वो स्ट्रेट आपसे पूछेगा। वैसे CSS का कुछ पता नहीं, पूछ बोले डेफिनेशन बता दो मुझे। एक क्वेश्चन में हमारे यहाँ CA, ICA में, ACCA में इसके टैक्स के पेपर में इसके बारे में नहीं पूछा जाता, वो बस लिख के देता है कि आप अभी तक वैसे मैंने देखा नहीं कभी पास पेपर में उसने भी इस तरह का कुछ पूछा, बड़ा स्ट्रेट सा ही क्वेश्चन वो पूछता। अच्छा, एजुकेशन एक्सपेंस में आप डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते और हर बंदा नहीं कर सकता। जिस शख्स की इनकम 1.5 मिलियन या उससे कम होगी वो ये डिडक्शन जो है वो अवेल कर सकता है। 1.5 मिलियन जो ये पर एनम है, मतलब पर एनम 15 लाख रुपए जो सालाना कमाता है या उससे कम कमाता है वो ये रिबेट जो है ये डिडक्शन जो है वो ले सकता है। जो इससे ज़्यादा कमाता है वो नहीं ले सकता, और अगर वो इससे कम भी कमाता है तो उसने इन 3 कैटेगरीज के अंदर वो ले सकता है। इन तीनों में से जो भी लोअर ऑफ अमाउंट होगी वो माइनस करेगा वो, इसमें एवरेज रेट नहीं आएगा, इसमें डायरेक्ट अमाउंट आएगी। अच्छा, 5% ऑफ ट्यूशन फी पेड बाय द इंडिविजुअल। अब उसके 3 बच्चे हैं और वो अपने बच्चे पढ़ा रहा है
एजुकेटर में, तो 10,000 रुपये फीस एक बच्चे की महीने की है, तो 30,000 रुपये साल की कितनी हो गई? 3,60,000 रुपये। 3,60,000 रुपये का 5%, नहीं सॉरी, वो इसमें है इंडिविजुअल ने जो पे की है 5%। अब मैं अपनी कैलकुलेट कर रहा हूँ और मैंने फीस पे की साल की 1 लाख रुपये, तो उसका 5% 5,000 रुपये, 5,000 रुपये यहाँ पे आ गया। 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, जो उसकी 10 लाख इनकम है तो 25% 2.5 लाख रुपये आ गया। 60,000 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब 3 बच्चे हैं। ये 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम क्यों? मतलब ये 5% हम ट्यूशन फीस को डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है? नहीं, ये तीनों अमाउंट आप कंपेयर करेंगे, अच्छा, जो लोअर ऑफ होगा। सही है। सही है। पहला, ट्यूशन फीस को जो भी उसने एजुकेशन एक्सपेंसेस पे किए अपने बच्चों के, जितने भी पे किए, सही है, पूरे साल में, उसका 5% ले लोगे पहला अमाउंट। फिर 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम का एक अमाउंट लिख लोगे। फिर तीसरा, अब उसके 3 बच्चे हैं, 60,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 3, 1,80,000 रुपये। इन तीनों में से जो अमाउंट लोअर ऑफ होगी, जो सबसे कम होगी, वो तुम माइनस कर लोगे। वो इससे अच्छा करेंगे ही नहीं। ठीक है। अच्छा, इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें एक और मज़े की भी बात है, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी क्लेम नहीं करता, सबके बच्चे इवन जनरेशन में ऑलमोस्ट पढ़ते हैं, वो फिर भी नहीं क्लेम करते। पर्पस उसका ग्राउंड रियलिटी का बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें ये एक पॉइंट कहता है, पहला पॉइंट तो सिंपल है, उसमें वो कहता है कि भाई आप जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए क्लेम कर सकते हैं। दूसरे में वो कहता है कि अगर नॉर्मली क्या होता है, हम जो डिडक्शंस होती हैं या जो रिबेट्स होती हैं, सैलरीड पर्सन वो अपने एम्प्लॉयर को बता देता है, सर्टिफिकेट दे देता है, उसको कम्युनिकेट करता है, तो वो उसकी साल के स्टार्ट से ही जो डिडक्शन है सैलरी की, वो उसी हिसाब से करता है। मतलब आफ्टर पूरी वर्किंग बनाते हैं हम सैलरी की, और उस शख्स से पूछ लेते हैं कि भाई तुमने कौन कौन सी रिबेट कैलकुलेट करनी है या कौन कौन सी डिडक्शन प्रोबेबल हैं इन फ्यूचर, तो हम उसी हिसाब से, ताकि उसका टैक्स ही कम काटते हैं। वर्किंग बनाई, हमें पता चल गया साल के आखिर तक सैलरी तो सेम रहेगी ना, साल में एक ही बार इंक्रीमेंट मिलता है हमारे मुल्क में, तो सेम ही रहेगी, तो हम उस हिसाब से एक एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी आ जाती है, एस्टिमेटेड रिबेट आ जाती है, एस्टिमेटेड नेट टैक्स लायबिलिटी आ जाती है। फिर हम हर महीने उतना ही टैक्स काटते हैं जो पूरे साल में उसका डिवाइड हो जाए और उसकी टैक्स लायबिलिटी के इक्विवेलेंट ही टैक्स कटे, क्योंकि रिफंड ना लेना पड़े उसको। रिफंड लेने जाएगा तो लंबी हो जाएगी, पैसे ज़ाया हो जाएंगे उसके, तो टैक्स कम ही काटते हैं। इस केस में वो ये कहता है कि अगर तो आपने एजुकेशन की डिडक्शन क्लेम करनी है तो आप अपने एम्प्लॉयर को पहले से नहीं बोल सकते कि वो आपका टैक्स कम काटे। आप वो पूरा ही टैक्स काटेगा, हमें पूरा ही जमा होगा, आप ये डिडक्शन करेंगे, टैक्स कैलकुलेशन पूरी बनाएंगे, आखिर में आएंगे कि भाई मेरा तो ये 60,000 रुपये टैक्स ज़्यादा आया हुआ है, तो हम आपको रिफंड कर देंगे। गॉट इट? मतलब लास्ट में फिर आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा कि साथ ये फाइल करेंगे, उसमें रिफंड दिखाएंगे और फिर आप बोलेंगे हमें ये रिटर्न कर दें। अब वो करें ना करें मर्जी। क्या सर ये मिल जाता है सर, ये जो 60,000 ऊपर यार, मैंने रिफंड कभी क्लेम किया नहीं है। एक, हाँ बल्कि एक बार किया था, मेरे एक कोलीग थे, उनका किया था और उनका मिल भी गया था, 1,20,000 रुपये था उनका तकरीबन। अच्छा जी, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। एक ना मेरा ज़ाती ख्याल है, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, मैं उनका भी काम करता हूँ। प्रॉब्लम ये है, हम ना हमेशा ऐसा सोचते हैं कि हमें रिफ़ंड मिलेगा ही नहीं है और FBR ही कुछ करेगा, मसला करता है, वो ही हमेशा करता है। अगर आपके पास अपने फाइनेंशियल्स प्रॉपर बने हुए हैं, आपने सारी चीज़ें की हुई हैं, सारी फाइलिंग आपकी प्रॉपर है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, आप जितने एक्सपेंसेस उसको बता रहे हैं उसकी सारी बैकग्राउंड वर्किंग है, उसके सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, सेल्स के सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, मेरा ख्याल है अगर आप पूरे कंप्लाइंट हैं और फिर जाके आप रिफ़ंड क्लेम करते हैं तो पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है कि आपको मिल जाए।
वो आपको नहीं तंग करेंगे। मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक मेरा कोई क्लाइंट ऐसा नहीं आया जिसका उसके हिसाब से रिफ़ंड निकलता हो, और जब मैं उससे बोलता हूँ भाई आपकी सारी चीज़ें कंप्लाइंट मौजूद हैं, तो उसकी होती नहीं है। तो फिर मैं उसको बोलता हूँ भाई मैं रिफ़ंड लेने जाऊँगा तो वो ऑडिट करेंगे तुम्हारा, तो तुम ऑडिट के लिए तैयार हो, तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हारा सब चीज़ें सेटल्ड हैं, तुमने पूरा साल एक अच्छे इंसान की तरह गुजारा है, कोई ऊपर नीचे मामलात नहीं किए, तो वो फिर बोलते हैं नहीं यार सही है, हमारा रिफ़ंड जाने दो, क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक इस वजह से एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ मुझे रिफ़ंड लेने का, करवाता नहीं है। अब उसमें दो चीज़ें हैं, उनको पता नहीं शायद ये लगता है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है मुझे नहीं मिला कोई शख्स जिसकी चीज़ें बहुत ही प्रॉपर हो, वो कर रहा होता है कुछ ना कुछ ऊपर नीचे, उनको मिलता है रिफ़ंड। अब मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ जो लिस्टेड कंपनी है उनको रिफ़ंड मिलता है, वो कंप्लाइंट होते हैं, उनकी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन वो उनको मिल जाता है रिफ़ंड। हर साल हम देखते हैं एक कितना लास्ट टाइम भी FBR ने अच्छा खासा रिफ़ंड रिलीज़ किया था। अच्छा भाई अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा मिथ था, मैंने बोला इसको कोशिश करें कि ख़त्म कर दें। अच्छा अब एक एक करके ना इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्या टाइम क्या हो रहा है? 6:45। थोड़ा सा ही टाइम है यार। अच्छा जल्दी जल्दी करते हैं यार। क्या हम कर लेंगे 15 मिनट में? थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं? 7:30 तक जा सकते हैं ना? बस फिर तो आराम से कर लेते हैं। अच्छा सबसे पहला चीज़ है, नज़र आ रहा है सबको? टैक्सेबल सैलरी 1.6 मिलियन एज अ फुल टाइम टीचर फ्रॉम एन अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं क्वेश्चन करने के लिए कि हम जितनी भी इनकम है ना इसकी वो जॉट डाउन कर लेते हैं। तो हेडिंग देते हैं अच्छा बताते हैं ज़रा। सबसे पहले क्या है? सैलरी इनकम। अच्छा दूसरा क्या है? दूसरा आइटम क्या है? अदर सोर्सेज कितनी है? आप लोग ज़रा ना खुद से लिख लीजिएगा, मेरी राइटिंग मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को समझ आएगी। नहीं उसकी तो बेहतर है यार, उसकी तो काफ़ी बेहतर है। तीसरा आइटम क्या है? बिजनेस इनकम है फॉरेन कंट्री से, और कितनी है? 15 लाख, और उस पर उसने टैक्स भी पे किया। ये बात याद रखिएगा। अच्छा अब एक बात आप बताएं यहाँ पे, कौन बताएगा? आप बता दें मैडम। अच्छा हमने ना पहले चैप्टर के अंदर 3 चीज़ें पढ़ी थी जहाँ पे वो फॉरेन इनकम उसकी एग्जेम्प्ट हो रही थी। तो ये वाली जो इनकम है इसकी, ये फॉरेन है ना, फॉरेन कंट्री से कमाई है इसने। अच्छा ये पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी या हम इस पर रिबेट कैलकुलेट करेंगे?